ચૂંટણીનો માહોલ ગુજરાતમાં જામી ચૂક્યો છે અને ભાજપ સામે લડી લેવા વિપક્ષો સજ્જ છે। ત્યારે સરકારની ખામીઓ સામે સવાલ ઉઠાવતા આંકડાઓ અને હકીકતો સાથે સત્તા પક્ષને ઘેરવા માટે જાણીતા એઆઈએમઆઈએમના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસીની નજર પણ ગુજરાત પર છે। ઓવૈસીએ ટીવી9 સાથે ખાસ વાત કરી, તેમાં તેમણે મુસ્લિમ વોટર્સથી માંડીને ભાજપની બી ટીમ, ચલણી નોટ પર ગણેશજીના ચિત્રથી માંડીને યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ જેવા ચર્ચાસ્પદ મુદ્દાઓ પર દિલ ખોલીને જવાબ આપ્યા। નમસ્કાર, અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું અક્ષય। ગુજરાત વિધાનસભાના પડઘમ તેજ થઈ ગયા છે અને દરેક પાર્ટી પોતાની તાકાત લગાવી રહી છે મતદારોને પ્રભાવિત કરવા માટે। એ ચાહે કોંગ્રેસ હોય, બીજેપી હોય, આમ આદમી પાર્ટી હોય। આ ત્રણ પાર્ટી બાદ સૌથી વધારે જો કોઈની ચર્ચા થતી હોય તો તે છે એઆઈએમઆઈએમ। આખરે એઆઈએમઆઈએમની સ્ટ્રેટેજી શું રહેશે? રાજ્યમાં 10%થી વધુ વોટર્સ મુસ્લિમ સમુદાયના છે। કેવી રણનીતિ રહેશે અને ચૂંટણીલક્ષી તેમની સ્ટ્રેટેજી શું છે તે વિષય પર વાત કરવા માટે મારી સાથે એઆઈએમઆઈએમના પ્રેસિडेंट અને હૈદરાબાદના सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब છે। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, बुलाने। सबसे पहला सवाल ये कि जब अब चुनाव को 2-3 वीक जितना समय बाकी है, आप ये बताएं किस तरह की स्ट्रेटेजी आपकी है, क्या फोकस है और क्या स्कोप लग रहा है पार्टी का? तो आप जानते हैं कि गुजरात में जब म्यूनसिपल इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त हमारी पार्टी ने कंटेस्ट किया। अहमदाबाद से हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर हैं, गोधरा में, भरूच में, बुडासा में। तो वो एक महीने के अंदर हमने साबर भाई ने जिम्मेदारी कबूल की थी हैसियत अध्यक्ष के, और बिल्कुल कम समय में उन्होंने, उनकी टीम ने काम किया। तो अब उसके बाद से कंटिन्यूसली काम हो रहा है पार्टी का, और हमको लगता है कि इंशाल्लाह इस विधानसभा के चुनाव में हमारा मौक़िफ़ अच्छा रहेगा, हमारे पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। बहुत से विधानसभा के कैंडिडेट्स का हमने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। बिल्कुल, जितने कैंडिडेट आपने घोषित किए, क्योंकि उसमें से दानी लिमरा जो बैठक है उसमें कौशिका परमार जिनका नाम आपने घोषित किया है, दलित महिला है। तो क्या ये माना जाए कि अब ओवैसी साहब और उनकी पार्टी भी सबको साथ लेकर चलने वाली बात कर रही है? क्योंकि सबका साथ सबका विकास वाली बात अब ओवैसी साहब भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना कि लोग एमआईएम पार्टी की पॉलिटिकल हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं है। जब 1960 में पहली मरतबा उस वक्त के हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में जब बना था स्टेट, हमने जब पहला मरतबा इलेक्शन लड़ा था, म्यूनसिपल इलेक्शन लड़ा था हैदराबाद से, तो हमारे जब 15 कॉरपोरेटर जीत कर आए थे उसमें से 3 हमारे हिंदू भाई थे। फिर जब हमको हैदराबाद में 5 साल हमारे सत्ता का मौका मिला तो 5 साल में 3 मरतबा हमने दलितों को मेयर बनाया। ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, ख़ास तौर से औरंगाबाद में, मराठवाड़ा में, फिर बिहार में, झारखंड में, ऐसे सब लोग। देखिए, आपने बिहार का जिक्र किया, एक सवाल ये भी बनता है क्योंकि आपके जो विधायक वहाँ जीते थे, यही साल की हम बात करें तो 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जो आरजेडी में ज्वाइन कर गए। तो फिर ये तो बात विश्वसनीयता पे आती है, क्योंकि अगर जीत भी गए तो कल को हो सकता है कोई और पार्टी में, क्योंकि 5 विधायक का आरजेडी में जाना भी बड़ा सेटबैक है। तो वो लोग, आरजेडी ने उनको अपनी पार्टी में लिया है और उन्होंने आरजेडी पार्टी में जाकर जो बिहार का जो सीमांचल, जो मेरे ख्याल से पूरे भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है, आज भी हमारी बिहार की जो लड़ाई है वो सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है। और सीमांचल के इंसाफ के नाम पर जनता ने हमको वोट दिया। अब इन्होंने सीमांचल की जनता को धोखा दिया है, और मुझे यकीन है कि ये जो 4 भगोड़े बनकर भागे हैं वो दोबारा सीमांचल की जनता उनको अपनी मोहब्बत से, अपनी दुआओं से नहीं नवाजेगी। तो देखिए, एक आरोप आप पर बार बार ये होता है, और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी, कि आप हमेशा जो राज्य में गए हैं वहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा आपकी वजह से हुआ है, चाहे एसपी बीएसपी को भी नुकसान हुआ आपके उत्तर प्रदेश में जाने से। तो सारी पार्टियाँ ये बोलती है, सवाल ये होता है कि क्या आप बीजेपी की बी टीम हैं? अब इस सवाल का जवाब इस तरीके से दिया जा सकता है कि 27 साल से गुजरात में भाजपा जीत रही है। तो अगर हम पर इल्ज़ाम लग रहा है तो फिर क्या कांग्रेस भी बी टीम है बीजेपी की? 27 साल से वो लड़ रहे हैं, भाजपा जीत रही है।
अभी उनके 14-15 विधायक चले गए भाजपा में, वो क्या है बताइए। और फिर 84 में आखिरी मर्तबा एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से कोई लोकसभा गुजरात से जीत कर गया था, तो क्या ये सब लोग बीजेपी से मिले हुए हैं? महाराष्ट्र में शिवसेना से अलायंस किया गया, तो क्या वो सेकुलर पार्टी बन गई शिवसेना? यूपी में हम लोग एक गठबंधन के तहत हमने इलेक्शन लड़ा, और जितने भी आप हमारे कैंडिडेट जहाँ पर लड़े, बमुश्किल 5 या 6 विधानसभा छोड़कर, वहाँ पर तो सब भाजपा जीत गई। कौन जिम्मेदार है इसका? 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े। हैदराबाद, जहाँ पर हमारी जनता को सलाम, उन्होंने भाजपा को हराया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जहाँ पर 21 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज़ जलील ने हमारी पार्टी ने हराया। तीसरा किशनगंज बिहार में, सीमांचल की सरजमीन, हम लोग 3 लाख वोट लिए, 3,25,000 नीतीश कुमार लिए, 3.5 लाख वोट कांग्रेस का एमपी जीता, बीजेपी नहीं जीती। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने पहली मर्तबा भाजपा की सपोर्ट से, छोड़े, फिर बने, फिर छोड़े, फिर बने। अब उनको क्या बोलेंगे आप? हम तो क्लियर कट अपोज कर रहे हैं भाजपा को। लोकसभा में हमारा रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, हम हर बिल जो भाजपा लाती है, जिसको हम समझते हैं कि देश के हित में नहीं है, गरीब जनता के खिलाफ, हमने उसके खिलाफ वोट दिया। कांग्रेस ने यूएपीए का साथ दिया। गुजरात की बात करें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है पिछले 6-7 महीने से तो कंटिन्यूज, और अरविंद केजरीवाल आ भी रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल की राजनीति को किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये देखिए, अरविंद केजरीवाल में और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मोदी जी आप लोकसभा जीत जाइए, मैं विधानसभा में जीत जाता हूँ। आप बिल्किस बानो के बारे में कुछ नहीं बोलते, और नोटों पर वो कहते हैं कि गांधी जी की तस्वीर की अहमियत नहीं है। आप बताइए, तो क्या राजनीति कर रहे हैं? वो राजनीति यही कर रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि गांधी जी की फोटो तो रहे, पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भी ऐड की जाए। एक बात सुनिए, जब नोट के ऊपर गांधी जी की तस्वीर है, 2010 में आरबीआई के एक पैनल ने रिपोर्ट दी कि इस भारत के इथॉस को अगर कोई सही रिप्रेजेंट करता है तो वो महात्मा गांधी है, जिसको अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने लोकसभा में कहा कि हम इस पैनल की रिपोर्ट को मानते हैं। तो अब आप ये बताइए कि इस देश का तो कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल, ये देश सब मजहब को मानता है, जिसको नहीं मानता किसी खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, उसको ही मानता है। तो लड़ाई क्या है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से चलने वाला मैं हूं। ये कंपटीशन हो रहा है। इकोनॉमी को हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा भैया? वो बात तो यही बता रहे हैं। नहीं, कैसे हेल्प करेगा हमको भी बताइए ना। इंडोनेशिया का एग्जांपल देते हैं। झूठ है, वो झूठ साबित हुआ। वो मुस्लिम कंट्री है, उसके बाद देखिए वो झूठ साबित हुआ, वैसे है ही नहीं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के संविधान में भारत के संविधान में फर्क क्या है? इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये देश सबको मानता है। इस देश के संविधान की खूबसूरती यह है। आप झूठ की मिसाल देते हैं। देखिए, गुजरात की बात करें, हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ पर रहता है सालों से, और इसीलिए शायद एनालिसिस करें तो ये भी है कि अरविंद केजरीवाल वो ट्राई कर रहा है कि कहाँ आप कह दीजिए फिर। हाँ। आप कह दीजिए कि हम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हैं। हम तो कहते हैं हम नहीं मानते। हाँ। क्योंकि हम इंडियन नेशनलिज्म को मानते हैं। पर उससे वोटिंग में फर्क पड़ता है गुजरात में। सवाल उसका नहीं है। हाँ। आप जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है, इंडियन नेशनलिज्म की बात होती है। बिल्कुल। और जब आप वो कह दीजिए ना, फिर आप क्यों नाटक करते हैं? आप बोल दीजिए कि मैं इस पर चलता हूं। अच्छा, गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो प्रक्रिया तेज हुई है और सरकार ये चाहती है, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में लागू होना चाहिए जिस तरह सरकार दिखा रही है? देखिए, एक बात सुनिए, हिंदू मैरिज एक्ट है, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, स्टेट क्या करेगी उसमें? हाँ। दूसरी बात यह है कि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो इनकम टैक्स के रिबेट्स मिलते हैं उसको मुसलमान क्रिश्चियन को भी दीजिए ना, ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। तीसरा, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। गुजरात में कोई अपना धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकता जब तक परमिशन ना ले, तो कौन सा कोड की बात कर रहे हैं आप? गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है,
भाजपा कहती है कि कोई दंगा नहीं हुआ, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में कोई अल्पसंख्यक समाज का आदमी किसी दूसरे समाज के आदमी से घर लेने का परमिशन कलेक्टर देता ही नहीं है। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है आप जिसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, क्या आप एग्रीकल्चर लैंड में महिलाओं को हिस्सा देंगे या कहेंगे कन्यादान में सब कुछ हो गया? और चुनाव से पहले आपको क्यों याद आता है? और भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या 44 या 39 नहीं है जो कहता है कि भारत की जो दौलत है सब में इक्वली बांटी जाए? भाई आज भारत की 70% दौलत 8 या 10 परिवार के पास ही क्यों है? इस पर तो बात होनी चाहिए ना। पर ये कह रहे हैं कि लंबे टाइम से ये रिसर्च चल रहा था। क्या क्योंकि सरकार यही बोल रही है कि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल है, सरकार ऐसा बोल रही है। अरे भाई सरकार देखिए, अब आज कह दिए कि हिमाचल में भी हम लेकर आएंगे। अब हिमाचल में 118 का एक्ट है, उसको निकाल देंगे कि गुजरात का आदमी जाकर लैंड खरीद सकता है हिमाचल में। चलिए करिए, बताइए हमको, आपकी सरकार है ना, परमिशन दे दीजिए आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मोरबी के ब्रिज से ताल्लुक क्या है? आप तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंटेनेंस का भी जिक्र नहीं करते, फिटनेस सर्टिफिकेट का भी जिक्र नहीं करते, और 140 में 50 बच्चे मर जाते हैं। अब वो कोड का क्या करेंगे आप? अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं, चलिए हमारे साथ जो विधानसभाएं हैं जहां पर अल्पसंख्यक समाज, आदिवासी, दलित लोग रहते हैं, कौन सा आपने डेवलपमेंट किया बता दीजिए। यूनिफॉर्मिटी इसमें लाइए ना। आप जुहापुरा चलिए, पूरा अहमदाबाद का मेडिकल वेस्ट वहां पर फेंका जाता है। पहाड़ है, हम देखें तो लगा पहाड़ है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अल्पसंख्यकों को, क्योंकि गुजरात की बात करें, द्वारका में जो डिमोलिशन भी हुआ, जहां पर सरकार ये कह रही है क्योंकि वो कृष्ण की भूमि है, तो कृष्ण की भूमि में कोई भी इलीगल काम नहीं चलेगा। पर एक बात ये भी आई थी कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है हमेशा। आप ये बोलते हैं, आपको लग रहा है कि गुजरात में ये हो रहा है? और स्पेसिफिकली द्वारका का जो किस्सा अगर हम ले, आप रोड पर लाकर पीटते हैं ना बच्चों को, और पूरे पर ये बोल रहे हैं कि नवरात्रि में पत्थर पेल्टिंग हुआ था। पत्थर अगर फेंके हाँ, तो रोड पर लाकर मारेंगे या कोर्ट तय करेगा? बिल्कुल। तो आप कोर्ट को बंद कर दीजिए, आईपीसी को जला दीजिए, सीआरपीसी को बोलिए कि ये इसको कचरे के डब्बे में डाल दो। आप रोड पर लाकर बच्चों को, जनता को बिठाकर पूरी वीडियोग्राफी कर कर उनको लाठियों से मारते हैं। क्या कर रहे हैं वो? इस्लामोफोबिया नहीं है तो क्या है बताइए आप? कोर्ट किस लिए है फिर? आप जो मोरबी में जो 140 लोग मर गए, उस परिवार को लाके मारेंगे आप जिसको आपने दिया था कॉन्ट्रैक्ट? यहां पर तो पत्थर फेंकने पर लठों से मारा गया। यहां पर 140 लोग मर गए जिसमें 50 बच्चे थे। उस परिवार को हाथ नहीं लगाते आप? क्यों नहीं हाथ लगाते? यही तो आपका इंसाफ है। अगर आपका इंसाफ, तो मैं तो कहता हूं वो इंसाफ नहीं है रोड पर किसी लाकर मारना। वो तो जंगल राज की मिसाल है, वो नफरत की निशानी है, वो संविधान के खिलाफ है। आप तो उनको पकड़ते भी नहीं हैं, उन लोगों को आप जो 140 बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं। और जो खाली पत्थर फेंके उनको आप रोड पर लाकर उनकी बेइज्जती करते हैं। राइट टू डिग्निटी भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, आप उसको लाकर मारते हैं। और जहां पर 140 लोग मर गए, आप टिकट बेचने वाले को जेल को भी जाते हैं। अब बताइए ये क्या है फिर? ये क्या मिसाल, क्या क्या पैगाम दे रहा है? ये सब ये जनता तय करे। आपसे आखिर में ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आप कांग्रेस को भी बीजेपी की बी टीम कहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को भी नकारते हैं। मैं किसी को बी टीम नहीं कह रहा मतलब हूं। उसके लिए जो एग्जांपल आपने दिए, मैं ये कह रहा हूं कि इनको कांग्रेस को वोट देना भाजपा को कामयाब करने के बराबर है। आप पार्टी को वोट देना और बीजेपी को वोट देना एक ही है। तो ये कह रहा हूं, मैं इनकी तरह नहीं हूं कि किसी को बी टीम ए टीम। मैं कह रहा हूं कि भाई आप जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी अपने गिरेबान में झांक कर भी देख लो तुम में कितनी गंदगी और कमजोरियां हैं। आखिर में कौन से मुद्दे लेकर गुजरात में आप जाने वाले हैं? क्योंकि अभी 2-3 वीक है, बहुत क्रूशियल है। आप बताइए कि मेजरली क्या क्या चीज़ें रहेगी कि जिसके बेस पर आप लोगों से अपील करेंगे कि आपको वोट दें? मिस गवर्नेंस भाजपा का, महंगाई, इन्फ्लेशन, लोगों की तनख्वाहें कम हो रही हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार मिल भी रहा है तो जो इतना पढ़ा लिखा है वो तो एक लेबर का काम कर रहा है। जनता इसी में पिसी जा रही है। और जो कोविड के दौरान में भाजपा का जो नॉन परफॉर्मेंस रहा, और पहले तो तारीफ की, बाद में उन्होंने अपने रूपानी साहब को हटा दिया जो कोविड में काम नहीं किया, सेलेक्टिव लीक कर दिया मीडिया ने, वो काम नहीं किया, पहले तारीफ की। और फिर एक
एक स्ट्रांग विपक्ष की ज़रूरत है गुजरात में, एक स्ट्रांग अपोजिशन की ज़रूरत है, और वो हम समझते हैं कि एमआईएम के जो विधायक जीत कर जाएंगे, वरना जो अपोजिशन बैठता है विधानसभा में क्या क्या करता है, ऐसा दिखता है कि खामोश बैठे हुए सिर्फ एक तो सुन लेते हैं, आ जाते हैं बाहर, कोई पूछता नहीं है, कोई लड़ता नहीं है, सवालात पूछते नहीं है, जनता की तकालीफ को बयान नहीं करते। तो ये सब मुद्दों को लेकर और एक लीडरशिप अच्छी तरीके से होनी चाहिए, कमज़ोरों की इंसाफ के लिए लड़ सके। જી બિલકુલ, बहुत बहुत शुक्रिया ઓશીજી TV9 से बात करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। તો જે રીતે તેઓ જણાવી રહ્યા છે તે મુજબ આમ આદમી પાર્ટી, કોંગ્રેસ, ભારતીય જનતા પાર્ટી તમામ પર તેઓ પ્રહાર કરી રહ્યા છે અને સરકારની વિરુદ્ધના મુદ્દાઓ લઈને તેઓ આ વખતે પ્રજામાં જવાનું નક્કી કરે છે। જો કે અંતિમ નિર્ણય, કારણ કે લોકશાહી છે એટલે પ્રજાનો રહેશે, પ્રજા કઈ પાર્ટી પર વિશ્વાસ કરે છે। અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ બસ આટલું જ। નમસ્કાર।